नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के पाठ खाना बदोश के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कहानी है खाना बदोश, इसके जो रचनाकार है उनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म था 1950 में उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में गुजरा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, सलाम, झूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने अपने लेखन में जातीय अपमान और उत्पीड़न का वर्णन किया है और भारतीय समाज के कई अनछुए पहलुओं को पाठकों के सामने रखा है। वे मानते हैं कि दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है तथा वही उस अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। अपनी आत्मकथा झूठन के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली। वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और परिवेश सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के बाद अब हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं, खाना बदोश। और पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस को देख सकें। तो चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं और पाठ का नाम है खाना बदोश। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि जो पाठ है, सबसे पहले हम ये जान ले जो ये कहानी है इसका उद्देश्य क्या है और संक्षिप्त रूप में ये कहानी है क्या। जो खाना बदोश है इसमें मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्रित किया गया है। मजदूर वर्ग यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीवन जीना चाहता है तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। कहानी इस बात की ओर भी संकेत करती है कि हमारे समाज की जातिवादी मानसिकता से मजदूर वर्ग नहीं उबर पाया है। कहानी में वास्तविकता और यथार्थ उत्पन्न करने के लिए इसमें राजस्थानी संवाद सहायक बने हैं। कहानी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों की व्यथा कथा कहती है। अपनी जमीन से उखड़े लोग मजदूरी करने के लिए बाहर आते हैं और तरह तरह के शोषण चक्र में फंस जाते हैं। लेखक ने थोड़े से पात्रों के माध्यम से इस शोषण चक्र को बेनकाब करके रख दिया है। खाना बदोश से आप लोग समझते ही होंगे, खाना बदोश उन लोगों को कहा जाता है जो खाने के लिए यानी जो जिनका कोई ठिकाना परमानेंट नहीं है, जिनकी कोई जगह परमानेंट नहीं है, जो किसी एक जगह पर ठहरते नहीं है, रुकते नहीं है, जिनको खाने के लिए नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है और उनका कोई निवास स्थान भी एक पर्टिकुलर जगह नहीं होता, तो उन लोगों को खाना बदोश कहा जाता है। तो ये पाठ उन्हीं मजदूरों उन खाना बदोश लोगों के ऊपर है जो 2 समय की रोटी को खाने के लिए दर दर भटकते हैं और फिर भी उन्हें वो सम्मान और वो काम नहीं मिल पाता। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि इस कहानी में 2 पात्रों की बात की जा रही है। उसकी पत्नी मानो, ये 2 पात्र हैं, एक भट्टे पर काम करते हैं, भट्टे जहाँ पर ईंटें बनती हैं, वे ईंटें पाथते हैं यानी ईंटें बनाने का काम करते हैं, ढांचों में ईंटें बनाते हैं। कुछ मजदूर मोरियों से भट्टे में कोयला यानी जो नालियाँ होती हैं जिनमें से मतलब ये केमिकल, ये जो भी ईंटें बनाने का सामान है उनमें कोयला बुरादा डालते हैं। यह काम सबसे खतरनाक है और ये जो मोरियों में बुरादा और कोयला डालने का काम है, यहाँ पे लेखक ने बताया ये सबसे मुश्किल काम है, खतरनाक काम है। भट्टे का मालिक मुख्तार सिंह है, ये तीसरा पात्र है। मान और सुखिया इस भट्टे पर 1 महीना पहले ही आए हैं। वे दिहाड़ी मजदूर हैं। दिहाड़ी मजदूर उन्हें कहा जाता है जो डेली वेजिस पे काम करते हैं, जिनकी कोई लगी बदनी तनख्वाह नहीं होती। डेली जितना काम करेंगे उसके हिसाब से उनको तनख्वाह मिलेगी। ईंटों की संख्या गिनकर मजदूरी का भुगतान होता है, यानी किसने कितनी ईंटें बनाई, जिसने जितनी ज़्यादा ईंटें बनाई उसके हिसाब से उसको तनख्वाह दी जाती है। भट्टे मजदूरों ने छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना रखी है, यानी उनका कोई परमानेंट घर नहीं है। जितने दिन वो वहाँ काम करेंगे उस हिसाब से उन्होंने छोटे छोटे अपने लिए झोपड़ियाँ बना रखी है। इन दड़बे नुमा झोपड़ियों में उन्हें झुककर जाना पड़ता है। दड़बे नुमा यानी छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, जिनमें उन्हें झुककर जाना पड़ता है, जिसमें वो सीधे खड़े भी नहीं रह सकते। दिन भर के थके हारे मजदूर रात को इन दड़बों में घुस जाते हैं, यानी अपने घरों में चले जाते हैं। सुखिया और मानो की जिंदगी एक निश्चित ढर्रे पर चलने लगी थी, और जो सुखिया और मानो थे वो एक निश्चित ढर्रे पे, यानी अब उनकी गाड़ी जो थी ट्रैक पे आने लगी थी, अब वो कुछ स्टेबल होने लगे थे अपने काम के लिए।
उनके साथ एक तीसरा मजदूर भी आया था, जसदेव। वह छोटी उम्र का लड़का था और फुर्ती से काम करता था। और इन्हीं के साथ एक लड़का और आया था जिसका नाम था जसदेव, और वो छोटा था और बहुत एक्टिव था काम करने में। एक दिन मालिक मुख्तार सिंह कहीं बाहर चले गए तो उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आने लगा। यानी जो वो भट्टे का मालिक है उसका नाम है मुख्तार सिंह, और वो काम के सिलसिले में कहीं बाहर चला गया तो उसकी जगह पे उसका बेटा जो है सूबे सिंह, वो वहाँ पे काम संभालने लगा। मुख्तार सिंह जो है थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जो सूबे सिंह है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का है, यानी अपने से छोटों को दबाने का उसको अच्छा लगता है। वह रौब दौब से भट्टे का माहौल ही बदल देता था। उसके सामने असगर ठेकेदार भीगी बिल्ली बन जाता था। ठेकेदार वो था जिसने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था और उसका नाम था असगर, और वो भी उससे डरता था। एक दिन सूबे सिंह की नज़र किसनी यानी एक मजदूरनी है पर पड़ गई। अब आप समझ सकते हैं किस नज़र से, किस दृष्टि से उसने उसको देखा। किसनी और उसका पति महेश 3 महीने पहले ही यहाँ काम करने आए थे। अब ऑब्वियस है उसकी वाइफ पे वो नज़र डाल रहा है तो घर तो खराब होना ही है। सूबे सिंह ने किसनी को अपने पास बुलाने के बहाने दफ्तर में सेवा टहल का काम दे दिया, और अपने करीब उसको लाने के लिए, अपने नज़दीक लाने के लिए उसने अपने ऑफिस का काम उसको दे दिया। इससे मजदूरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब ऑब्वियस है उसको कुछ अलग हटकर काम दे रहे हैं तो फुसफुसाहट तो बनती ही है। अब किसनी हैंडपंप के नीचे बैठकर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाने लगी। यानी यहाँ से इस चीज़ से दर्शाया जा रहा है कि वो इतनी गरीब मजदूर है और मतलब कुछ तो है कि उसको इतने महंगे महंगे एक्सपेंसिव साबुन दिए जा रहे हैं, और जिससे मतलब वो शो ऑफ कर रही है कि देखो मैं इतने एक्सपेंसिव साबुन से नहा रही हूँ। इस हालात को देखकर महेश गुमसुम रहने लगा और वो समझ गया उसकी बीवी के चाल चलन के बारे में, और वो उदास रहने लगा। किसनी का व्यवहार भी अपने पति के प्रति जो था वो बदलता जा रहा था। उसे समझाना बेकार था। किसनी और सूबे सिंह की कहानी काफ़ी आगे बढ़ गई थी। सूबे सिंह के किसी बंदे ने ही महेश को शराब पीने की लत लगा दी ताकि वो शराब पीकर नशे में रहे और जो सूबे सिंह है उसकी पत्नी पे बुरी नज़र डाल सके। महेश शराब पीकर झोपड़ी में पड़ा रहता था। किसनी ट्रांजिस्टर पर फिल्मी गीत सुनती रहती थी। यानी एक मजदूरनी है जो इतना कम वेजिस पे काम करती है, तो सब शौक थे कि ऐसा ये क्या करती है जिसकी वजह से इसको जो सूबे सिंह है इतनी महंगी महंगी चीज़ें ला कर देता है, अपने साथ घुमाता है फिराता है। तो आप इतने समझदार हैं कि समझ सकते हैं कि क्या बात होगी। भट्टे के खुलने पर सभी की सांसों में राहत मिलती थी। क्यों राहत मिलती थी? क्योंकि सबकी रोजी रोटी थी, सबको खुशी होती थी कि ये काम होगा तो हमें इनकम होगी और हमारा घर चलेगा। भट्टे से लाल लाल पकी ईंटों के निकलते देख सुकिया और मानो की खुशी देखते बनती थी। मानो इन लाल ईंटों से अपने लिए मकान बनाने का सपना संजोने लगी थी, और जो मानो थी वो सपने देखने लगी थी कि किसी दिन मैं भी अपने घर में इन्हीं ईंटों का प्रयोग करूंगी। क्योंकि सबका सपना होता है, सब अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब अपने खुद का एक मकान लेना चाहते हैं। और ऑब्वियस है जो ऐसे खाना बदोश लोग हो जो दर दर भटकते हैं काम के लिए, तो वो खुद भी अपना एक घर चाहेंगे। सुखिया ने उसे बहुत समझाया कि इसमें बहुत खर्च लगता है, और उसने उसको बताया कि मकान बनाना कोई आसान काम नहीं है। पर मानो अपने घर की कल्पना में खोई रहती थी। मानो और ज़्यादा काम करके ज़्यादा रुपए जोड़ लेना चाहती थी ताकि उसका भी घर बन सके, और वो ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहती थी ताकि जल्दी जल्दी पैसा जुड़े और जल्दी जल्दी वो भी अपना मकान बना सके। सुखिया और मानो का एक लक्ष्य मिल गया था। उनका लक्ष्य क्या था? अपना खुद का घर। सूबे सिंह किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। महेश शराब पीकर झोपड़ी में पड़ा रहता था। किसनी कई कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। जब लौटती थी तो थकी निढाल अवस्था में। एक दिन सूबे सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से मानो को दफ्तर में भेजने को कहा। मानो और सुखिया वही दंपति है, वही पति पत्नी है जो अभी 1 महीने पहले ही यहाँ आए हैं। अभी तक जो सूबे सिंह था उसने अपना शिकार किसनी को बनाया था, और अब उसकी नज़र जो थी वो मानो पर थी। असगर जो ठेकेदार था वो डरता था उससे। असगर ने उसे रोकने का प्रयास किया पर सूबे सिंह की फटकार मिली, और असगर ने उसे समझाया पर सूबे सिंह जो था उससे बड़ा था, उससे ज़्यादा था, उससे ऊंची पोस्ट पे था, तो उसने उसको डांट दिया और उसकी घी बंध गई और वो डर गया। अब उसको तो उसके अंडर रहकर काम करना है, तो उसको तो जो वो बोलेगा वही करना पड़ेगा, और उसने वही किया। उसने मानो को छोटे बाबू के पास जाने को कहा, और उसने मानो से कहा कि तुम्हें सूबे सिंह ने बुलाया है।
मानो और सुकिया घबरा गए। आप जानते हैं क्यों घबरा गए? क्योंकि वो किसनी की हालत के बारे में जान चुके थे कि किस तरीके से उस खुशहाल दंपत्ति को मानो सिंह ने बर्बाद किया था। वे जान गए कि मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है, यानी मानो को फंसाने के लिए अब वो जाल फेंक रहा है। जसदेव सुकिया की मनस्थिति भाप गया। जसदेव वही लड़का है जो मानो और सुकिया के साथ ही कुछ समय पहले यहाँ काम के लिए आया, जो छोटी उम्र का लड़का है। अब जो किसनी के साथ हुआ वो सब जानते थे, पर उसका विरोध कोई नहीं कर सकता था सुखदेव के पास जाके। क्यों? क्योंकि सब उसके यहाँ काम करते थे और सब उसकी ताकत से डरते थे। तो जसदेव जो था वो सुकिया की हालत को समझ गया था और वह मानो के स्थान पर सूबे सिंह के यहाँ चला गया। और सूबे सिंह ने मानो को बुलाया था और मानो की जगह जसदेव वहाँ चला गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सूबे सिंह ने ये सब चीज़ देखी होगी तो वो उसको कितना गुस्सा आया होगा कि उसकी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। सूबे सिंह ने जसदेव को अपशब्द कहे और उसकी पिटाई कर दी। सुकिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए। अब जसदेव ने देखो सुकिया और मानो की दंपत्ति जीवन को बचाने के लिए मार तक खाई, अपशब्द तक सहे। मानो ने उसकी चोट पर हल्दी लगा दी। जो जसदेव ने मानो और सुकिया के दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए मार खाई थी, और उस मार पे अब मानो ने हल्दी का लेप लगा दिया ताकि उसके घाव जो है भर जाए। भट्टे पर और किसी प्रकार की दवा का इंतजाम नहीं था, क्योंकि वो लोग खाना बदोश थे तो प्रॉपर उनके पास जो थे रिसोर्सेज और सामान नहीं होता था। मानो ने बेमन से चूल्हा जलाया और रोटियां बनाकर सुकिया को खिलाई। यानी एक ऐसा परिवार, एक ऐसा दाम्पत्य, एक ऐसे हस्बैंड वाइफ जो अभी तक छोटे छोटे सपने अपने संजो रहे थे कि हम यहाँ से कमाएंगे और अपने लिए खुद का एक घर बनाएंगे, उनके सपने अब उन्हें चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं सूबे सिंह की गंदी नीयत की वजह से। फिर वह जसदेव के लिए रोटी लेकर चल पड़ी और जसदेव जहाँ सोया हुआ था उसके लिए रोटी लेकर मानो निकल गई। अब जो मानो थी जसदेव के घायल होने पर उसके लिए रोटियां बनाकर लेकर जाना चाहती थी और वो लेकर भी गई, लेकिन सुकिया ने उसे समझाया कि हम नीच जात के लोग हैं और जो जसदेव है वो एक ब्राह्मण है, तो तू उसके लिए रोटी लेकर मत जा और वो नहीं खाएगा। और हुआ भी है ऐसा ही। जसदेव ने उससे रोटी नहीं खाई, मतलब इतना घायल होने के बाद भी, जो उसके लिए पिटाई भी खा रहा था, लेकिन उसके हाथ की बनी रोटी उसने नहीं खाई। मानो अपनी झोपड़ी में लौट आई और बिना कुछ खाए पिए लेट गई, क्योंकि अब उसे चिंता सता रही है। अभी तक वो एक सपने संजो रही थी अपने खुद के घर के, लेकिन अब उसे अपने सपने जो है टूटते बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। सभी ने भय के वातावरण में रात काटी। जो पूरे खाना बदोशी लोग थे, जो भट्टे पे काम करने वाले थे, वो सब डर चुके थे। असगर ठेकेदार ने सुबह जसदेव को सुकिया और मानो के चक्कर में ना पड़ने की सलाह दी कि तू क्यों भी कूदता है, तेरा क्या मतलब है। ये हमारे समाज में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि कोई किसी के पछड़े में पड़ना नहीं चाहता। आंखों के सामने सब एक दूसरे के शोषण को देखते रहते हैं, अत्याचार को देखते रहते हैं, पर आवाज उठाना कोई नहीं चाहता। और हुआ भी यही। जसदेव ने उसकी बात मानी। सूबे सिंह ने असगर ठेकेदार को हिदायत दे दी कि मानो और सुकिया को परेशान रखा जाए, उनके साथ किसी भी प्रकार की रियायत की जरूरत नहीं है। सूबे सिंह उन्हें तंग करने के लिए नित्य नए बहाने ढूंढ लेता था। सुकिया से ईंट पाथने का सांचा वापस ले लिया गया और जो ईंट बनाने का जो ढांचा था वो भी उनसे छीन लिया गया। वह सांचा जसदेव को दे दिया गया। अब तो जसदेव उन पर हुक्म चलाने लगा। यानी जसदेव ने अभी तक सुकिया और मानो के लिए पिटाई खाई थी, लेकिन जब देखा कि अब जो पल्ला है उसकी तरफ भारी होता हुआ दिख रहा है, तो अब वो भी के ऊपर मालिक जैसा हुक्म चलाने लग गया। क्यों? क्योंकि अब सुकिया और मानो को तंग किया जाने लगा काम की जगह पे। ये सिर्फ गरीब लोगों के साथ नहीं है, ये समाज में जो अच्छी पोस्ट पे भी वर्किंग है, अगर वो भी शोषण का शिकार होते हैं तो वो भी हताश और निराश हो जाते हैं। एक दिन मानो ने ईंट पाटने की जगह पर जाकर देखा कि उसकी सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी हैं। ईंटों की ऐसी दुर्दशा देखकर वह दहाड़े मारकर रोने लगी। उसे लगा कि किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान के सपने को धराशायी कर दिया है। जरा ही सी बात है, अभी तक वो सपने देख रहे थे, वो सपने अब उसे टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगी तो पैसा नहीं जोड़ पाएगी, पैसा नहीं जोड़ पाएगी तो अपने लिए मकान कैसे खड़ा कर पाएगी। सुखिया भी वहीं आया और वह भी हक्का बक्का रह गया। असगर ठेकेदार ने साफ साफ कह दिया कि हम टूटी फूटी ईंटों की मजदूरी नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। सुखिया सारा माजरा समझ गया और मानो का हाथ पकड़कर बोला कि ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे।
वे दोनों उस भट्टे को छोड़कर खानाबदोश की तरह एक दिशाहीन यात्रा पर चल पड़े। जसदेव की चुप्पी ने उनके विश्वास को टुकड़े टुकड़े कर दिया और जसदेव भी कुछ नहीं बोला। जिसने अभी तक उनके साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी, अब वो भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब उसको वो सारी फैसिलिटीज, सारी जरूरतें जो थी उसको हासिल हो रही थी। तो इस तरीके से खानाबदोश जो कहानी है, ये अत्यंत मार्मिक कहानी और बहुत सरल तरीके से इस कहानी को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आशा है आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। साथ ही इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे अवेलेबल होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।